हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वृद्धि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का पहला यूनिट वृद्धि और विकास। तो पहला है वृद्धि और विकास में अंतर। तो सबसे पहले देखेंगे वृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक अर्थात जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जन्म से किशोरावस्था तक चलती है। तीसरा है वृद्धि मात्रात्मक होती है, जिसे मापा जा सकता है, जबकि विकास गुणात्मक होता है और गुणों पर आधारित होता है। वृद्धि में होने वाली परिवर्तन को देखा जा सकता है, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन को अनुभव किया जा सकता है। वृद्धि संपूर्ण विकास की एक सूक्ष्म रूप है, जबकि विकास अपने आप में विस्तृत है। वृद्धि एकीकृत प्रक्रिया नहीं है, विकास एकीकृत प्रक्रिया है। वृद्धि समय के साथ परिवर्तित होती है, विकास समय के साथ परिवर्तित वृद्धि समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, विकास समय के साथ परिवर्तित होता है। और ये विकास का अर्थ है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीड करूँगी, क्योंकि समझाने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबा है, क्योंकि हम लोगों ने ये सब्जेक्ट लगभग 15 से 20 दिन तक पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है। तो ये विकास का अर्थ है, आप लोग लिख लीजिएगा। और विकास की परिभाषा गेसल के अनुसार विकास स्वयं में प्रत्यधारणा नहीं है, बल्कि इसका मूल्यांकन या अनुमान लगाया जा सकता है। वही है अकॉर्डिंग टू एंडरसन। अकॉर्डिंग टू जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विकास के सिद्धांत: निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो कारक होते हैं। एक वंशानुक्रम होता है, जैसे कि जीन्स में जो होता है, जो हमें माता पिता से मिलता है, और दूसरा वातावरण में, हम किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं उसी प्रकार का हमारा विकास होता है। और डगलस के अनुसार है वंशानुक्रम, इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और पीटरसन के अनुसार है वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक: शारीरिक संरचना, लिंग भेद, बुद्धि, वंश या प्रजाति, आंतरिक संरचना। और ये वातावरण की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आते हैं जिन्हें व्यक्ति को अपना जीवन प्रारंभ करने के लिए समय अनुसार प्रभावित किया है। वातावरण के अंतर्गत आने वाले कारक जो हैं जीवन की आवश्यकताओं सुविधाओं का अभाव होना। और ये विकास का सिद्धांत है निरंतरता का, जो ऊपर विकास के सिद्धांत पढ़े थे, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत और विकास क्रम का सिद्धांत, और सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए, अगर हमें हेडिंग पता है तो उसके अंतर्गत हमें 4-5 लाइन लिखना आना चाहिए, अगर हम बीएड कर रहे हैं तो। ये हमारे मेंटल एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि लाइन वाइज कोई लिखाएगा नहीं और पढ़ाएगा नहीं। ये सब हेडिंग सिर्फ बताई गई हैं, हम लोगों ने खुद लिखा हुआ है, सिर्फ समझाया गया है हमें। वातावरण के अंतर्गत आने वाले कारक: समाज और संस्कृति को समझ न होना, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रोग या चोट, सही विद्यालय का चुनाव न होना। ये वातावरण के अंतर्गत आने वाले हैं, जो हमें हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। और विकास की अवस्थाएं, कई वो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग विकास की अवस्थाएं हैं। तो ये हैं 4 अवस्थाएं हैं: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और इसका जो डेट है, मतलब कि कितने दिन हैं, कितने वर्ष हैं, ये भी याद होना आवश्यक है। और हरलॉक के अनुसार है, रॉस के अनुसार है। और ये मेनली यही याद कर लेंगे तभी काम हो जाएगा। भारत में मनुष्य जीवन को 7 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और उसकी समय अवधि याद कर लेंगे। गर्भावस्था, यह गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होता है। इस अवस्था में विकास की प्रक्रिया के अध्ययन हेतु 3 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। अब आ जाते हैं शैशवावस्था पे। शैशवावस्था में एंडरसन के अनुसार, गुडिनफ के अनुसार और फ्रायड के अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे। और इसको जुबानी याद होना चाहिए हमें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़रूर लिखना होता है। शैशवावस्था की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं?
शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम की भावना, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, नैतिकता का अभाव, अकेले व साथ खेलने की प्रकृति। और 8वां है दूसरों पर निर्भर, काम की प्रबलता, संवेगों का प्रदर्शन। अब इन्हीं 10 हेडिंग्स में 4-5 लाइन खुद से लिखना होगा। अगर एक बार अच्छे से रीड करेंगे हेडिंग तो हम खुद से लिख सकते हैं। ये सब हम लोगों ने खुद से लिखा हुआ है, सिर्फ मैम ने हेडिंग्स को समझाया था। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शैशवावस्था में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को? उचित वातावरण देना चाहिए, उचित व्यवहार, जिज्ञासा की संतुष्टि, वास्तविकता का ज्ञान, आत्मनिर्भरता का विकास, क्रिया द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, चित्र तथा कहानियों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, विभिन्न अंगों की शिक्षा देनी चाहिए, मानसिक क्रियाओं का अवसर प्रदान करना चाहिए, जैसे कोई क्विज हो गया या सेटअप करना हो गया, जैसे ABCD को सीक्वेंसली लिखने के लिए, यही सब होता है जिससे उनकी मेंटल एबिलिटी का पता चलता है। और वातावरण, अब उन्हीं का हम विस्तृत में लिखेंगे, 2-2, 4-4 लाइन्स। और बाल्यावस्था में विकास। बाल्यावस्था का अर्थ है इस अवस्था में बालक या बालिका की उम्र 5 से या 6 से 12 वर्ष तक मानी गई। इस अवस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। और कोल एंड ब्रुश के अनुसार डेफिनेशन है, ब्लेयर जोन्स के अनुसार डेफिनेशन है। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं: शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। दूसरा है मानसिक योग्यता में वृद्धि, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, वास्तविक जगत से संबंध, रचनात्मक कार्यों में आनंद, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, सामूहिक खेलों में रुचि, रुचियों में परिवर्तन, संग्रह करने की प्रवृत्ति। अब इन्हीं हेडिंग्स का हम विस्तृत में 2-2, 4-4 लाइन लिख देंगे। हेडिंग्स याद रहेंगे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? भाषा के ज्ञान पर बल देना चाहिए, उपयुक्त विषय का चुनाव करना चाहिए, जिज्ञासा की संतुष्टि करना चाहिए, रोचक विषय सामग्री का चुनाव करना चाहिए, पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रेम व सहानुभूति के द्वारा शिक्षा, संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। किशोरावस्था में आ जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था के समाप्त होते ही यह शुरू हो जाती है। यह अवस्था युवा अवस्था तक चलती है। यह सतत प्रक्रिया, इसे बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधिकाल भी कहा जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार डेफिनेशन है, हेडो कमेटी के अनुसार है, स्टैनले हॉल के अनुसार सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टैनले हॉल। सीटेट और टेट में भी पूछा जाता है। संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है किशोरावस्था, इन्होंने बताया है। ब्लेयर जोन्स के अनुसार है किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल क्यों कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किलपैट्रिक के अनुसार दिया गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। किशोरावस्था में वृद्धि एवं विकास का स्वरूप: शारीरिक वृद्धि एवं विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, यौन संबंधों का विकास, आत्म प्रेम की भावना, समलैंगिक संबंधों की अवस्था, विपरीत लैंगिक संबंधों की अवस्था। किशोरावस्था की कुछ प्रमुख आवश्यकताएं एवं महत्वाकांक्षाएं जो हमें किशोरावस्था में प्राप्त करने की इच्छा होती है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं यही मेन है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, व्यवहार में भिन्नता, स्वतंत्र व विद्रोह की भावना, काम शक्ति की परिपक्वता, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता, समाज सेवा की भावना, ईश्वर व धर्म में विश्वास, अपराधी प्रवृत्ति का विकास, व्यवसाय का चुनाव। अब इसी के अंतर्गत 2-2, 4-4 लाइन्स लिखेंगे। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, बालक व बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भिन्नता, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, धार्मिक व नैतिक शिक्षा, यौन संबंधी शिक्षा। अब आ जाते हैं प्रौढ़ानुसार। प्रौढ़ावस्था की डेफिनेशन हरलॉक के अनुसार 21 तथा 40 वर्ष की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न है: बहुमुखी उत्तरदायित्व की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समायोजन की अवस्था। देखिए, बहुमुखी उत्तरदायित्व यानी कि अगर
एक लड़की है तो वो वाइफ़ हो सकती है, बेटी हो सकती है, उसके बहुत सारे उत्तरदायित्व बन जाएंगे। आत्मनिर्भरता की अवस्था, अब वो आत्मनिर्भर हो जाता है। अब मम्मी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा कि मम्मी खाना देगी, मम्मी पैसा देगी। हम खुद कमाते हैं और खुद का जीवन यापन करने में सक्षम हो जाते हैं। समायोजन की अवस्था, और उसको अपने जीवन में समायोजन करना आ जाता है। वृद्धावस्था, इस अवस्था का प्रारंभ 60 वर्ष की आयु में होता है और इसकी विशेषताएं निम्न हैं। शारीरिक व मानसिक शक्तियों की क्षमताओं का ह्रास हो जाता है, रुचि और मनोवृत्ति में तेजी से परिवर्तन होता है, महत्वाकांक्षाएं कम हो जाती हैं, यही सब है। बालक के विकास में शिक्षा की भूमिका क्या क्या होती है? शिक्षक की भूमिका, ज्ञान के प्रसारक के रूप में शिक्षक की भूमिका, ये मतलब कि ज्ञान का प्रसार करता है शिक्षक। समन्वयक के रूप में, यानी कि अब किसी चीज़ में समायोजन नहीं, तालमेल नहीं बिठा पा रहा है अगर बच्चा, तो वह उसे बिठाना सिखाता है। निर्देशक के रूप में, अगर उसको विषय, मान लीजिए कि 9th में जाने पे हमें विषय सामग्री चूज़ करना है, तो शिक्षक से हम निर्देश ले सकते हैं कि हम साइंस लें या आर्ट लें। मतलब वो एक दिशा निर्देश देता है जीवन में। सह अध्ययनकर्ता के रूप में, मतलब शिक्षक हमें पढ़ाने के साथ साथ स्वयं भी अध्ययन करता है, तभी वह एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।